हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला, निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सुनाम की ओर से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स की क्लासेस कंडक्ट कर रही हूँ। DECE 1 और 2 की क्लासेस हम पहले कंडक्ट कर चुके हैं। इसके बाद हमारी अब DECE 3 एंड 4 की क्लासेस चल रही हैं। इससे पहले की जो हमारी क्लास थी वो थी हमारी DECE 3 की क्लास। अब है हमारी DECE 4 की क्लास। प्रोजेक्ट वर्क ये सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होती है कि हमें कैसे प्रोजेक्ट को बनाना है। देखिए, पहले तो इसका नाम ही ऐसा है, वर्किंग विद यंग चिल्ड्रन। यंग मतलब जो प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, मतलब जो 3 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके साथ काम करना। ठीक है, अब ये काम कहीं भी नहीं करना है हमें। क्या लिखा हुआ इसके नाम में, इन अ चाइल्ड केयर सेटिंग, मतलब जहाँ पर बच्चों का ध्यान रखा जाता है, ऐसा कोई सेटअप है ना, जैसे हम फिल्म में सेटअप बोलते हैं, उसी तरह से जहाँ पर बच्चों का ध्यान रखा जाता है, प्री स्कूल सेटिंग्स होती हैं, आंगनवाड़ीज होती हैं, वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं, प्री स्कूल 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं, उनके साथ आपने काम करना है। इससे पहले हमारी काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं पहले ही निर्माण कैंपस के YouTube चैनल पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगी कि कैसी जो वीडियोस हैं आपको कैसे प्रोजेक्ट वर्क को बनाना है। फेज़ 1 में क्या करना है, फेज़ 2 में क्या करना है और फेज़ 3 में क्या करना है। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने निर्माण कैंपस के चैनल पर जो आपका नई गाइडलाइंस आई हैं उसको भी अपलोड किया था। बहुत अच्छे तरीके से आपको उसमें बताया था कि क्या क्या जो है वो मॉडिफिकेशंस की गई हैं। सबसे पहली मॉडिफिकेशन ये की गई है उसमें कि जैसे पहले आप YouTube पर वीडियोस अपलोड करते थे, अब आप वैसे नहीं करेंगे। अब आप जितनी भी वीडियोस बनाएंगे उसको एक पेन ड्राइव में डाल के अपनी फाइल में अटैच कर देंगे। इसके बाद दूसरी मॉडिफिकेशन जो मेन की गई थी वो ये है कि जो आपका फेज़ 3 है उसमें आपको 15 या 20 एक्टिविटीज़ करनी होती थी, पर अब आप 15 एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, आप 20 एक्टिविटीज़ ही करेंगे, यानी कि एक दिन में टोटल 4 एक्टिविटीज़ करेंगे। अब इसके साथ साथ कई स्टूडेंट्स के और भी क्वेश्चंस हैं प्रोजेक्ट वर्क को लेके, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन ज़रूर करेंगे। अब सबसे पहली बात, जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो मेन गलती क्या होती है कि आप लोग क्या करते हो, इंटरनेट से बाय कर लिया प्रोजेक्ट, कहीं से भी बाय कर लेते हो प्रोजेक्ट, या कहीं से डाउनलोड करके आपने प्रोजेक्ट दे दिया है ना, या किसी को बोल दिया किसी से कि मेरा ये प्रोजेक्ट तुम लिख दो। जब तक आपकी वीडियोस उसमें अपलोड नहीं होंगी, वीडियोस जो एक्सटर्नल होगा या इग्नो का एग्जामिनर होगा, जब तक वो वीडियोस को नहीं देखेगा तब तक वो ये नहीं समझ पाएगा कि आपने एक्चुअल में काम किया है या नहीं किया है। दूसरी बात, जब आप लोग अपना प्रोजेक्ट वर्क लिखते हो उसमें कमी होती है कि जो फेज़ 2 है आपका, ठीक है, उसमें आप लोगों ने प्लान जब लिख लिया उसके बाद भी गाइड के सिग्नेचर और मार्क्स होने चाहिए, और जब आपने रिपोर्ट लिख ली उसके बाद भी गाइड के सिग्नेचर और मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह से फेज़ 3 में भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है,
जो आप क्लास में एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि बच्चों के साथ एक्टिविटी कंडक्ट करने वाली, कि आपने बच्चों के साथ एक कहानी का जो है सेशन कंडक्ट किया, आपने बच्चों को फ्लैश कार्ड्स यूज़ करके कहानी सुनाई। ठीक है, मान लीजिए बच्चों ने कोई एक्सप्रेशंस दिए, कोई क्वेश्चन पूछे, या जब आप क्लास में बच्चों के साथ एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे आपने ये देखना है कि क्या मोहित ने कुछ पूछा मुझसे। ठीक है, अगर पूछा तो वो भी आप अपनी रिपोर्ट में लिखो कि मोहित ने ये पूछा। जैसे हम बोलते हैं ना कि पल पल की खबर देना, रिपोर्ट में आपको पल पल की खबर लिखनी है। जो आपने पल पल में जो भी कुछ करवाया वो सब आप रिपोर्ट में लिखेंगे। अब कई स्टूडेंट्स के कई क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगी। उससे पहले एक पॉइंट और मेरे ध्यान में आया, कई बार ना स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम कितने पेजेस का प्रोजेक्ट वर्क होना चाहिए। इसमें पेजेस का कोई रोल नहीं होता है, आपको अपना काम करना है। हो सकता है कई स्टूडेंट्स का 90 पेजेस का बने, कई का 100 पेजेस का बने, पर ये ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो पुअर क्वालिटी नहीं होना चाहिए और कॉपीड भी नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन था किसी स्टूडेंट का कि मैम जिसको भी हम गाइड सेलेक्ट करते हैं स्कूल में, क्या उनकी फ़ोटो ऐड करना ज़रूरी है? आप कहाँ पर उनकी फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं? कोई भी ऐसा अनेक्चर नहीं है जहाँ पर उनकी फ़ोटो ऐड करने के लिए बोला गया हो। उनकी फ़ोटो जो है वो ऐड वहाँ पर नहीं करनी है। यस, आपको जो उनकी डिग्री है, ठीक है, कि आपने उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी देख के उनको अपना गाइड चुना, वो क्वालिफिकेशन की डिग्री की फ़ोटो वहाँ पर लगानी बहुत ज़रूरी है। जो ये न्यू गाइडलाइंस हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी जो हमारा निर्माण कैंपस का यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको मिल जाएंगी गाइडलाइंस। उसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यस, जो बच्चे जैसे मान लीजिए आपने पहले प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करवाया था, वो आपका किसी कारण से जैसे कॉपी केस हुआ या फेल होने की वजह से आपको दोबारा सबमिट करना पड़ रहा है। ठीक है, अब जब आप दोबारा उस प्रोजेक्ट वर्क को सबमिट करेंगे तब भी आप ये जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं इन्हीं को ही फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब ये गाइडलाइंस रिलीज हो गई हैं उसके बाद जब भी कोई स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करेगा वो सिर्फ नई गाइडलाइंस को ही फॉलो करेगा, चाहे वो 2023 बैच का है चाहे 2020 बैच का है, कोई भी स्टूडेंट है वो सिर्फ नई गाइडलाइंस को ही फॉलो करेगा। अब मेन पॉइंट, फेस 1 में आज भी कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जो वीडियोस कोविड के टाइम पे आपको बोला गया था कि इन वीडियोस को देख के आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, वो आज भी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। वो आपको कोविड के टाइम पे इसलिए ऐसे बोला गया था करने के लिए क्योंकि आप तब स्कूल विजिट नहीं कर सकते थे, है ना। अब तो कोविड का कोई टाइम नहीं है, हर जगह स्कूल ओपन है, तो आप आराम से जाके वहां पर बच्चों को देखिए कि गाइड बच्चों के साथ कैसे काम कर रही है। तो वीडियोस जो हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल अब नहीं होंगी। अगर किसी स्टूडेंट की वीडियो की उसने रिपोर्ट लिखी जाती है तो आपको फेस 1 में 0 मार्क मिलेगा उसका। जो अनेक्शर्स होते हैं वो प्रोजेक्ट के लास्ट में ऐड करिए आप, चाहे पहले ऐड करिए, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जो अनेक्शर्स हैं वो पहले ऐड करने हैं या बाद में ऐड करने हैं। जैसे अब आपको YouTube की वीडियोस डालने के लिए मना कर दिया, ठीक है, इसमें क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर ये आता है
कि जो आप पहले YouTube की वीडियोस डालते थे, ठीक है, उसमें क्या होता था, जब आप लिंक को लिखते थे, कई बार जो एग्जामिनर होता है वो लिंक को ओपन करता है, जब वो ओपन करता है तो वो कोई ना कोई टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, तो उसकी वजह से क्या है कि आपकी जो वीडियो है वो ओपन ही नहीं हो पाती है। ठीक है, इसीलिए जब आपकी वीडियो वो ओपन नहीं हो पाती तो आपके उसमें से मार्क्स 0 लग जाते हैं। इसीलिए अब बोला गया है कि आप पेन ड्राइव को भेजिए, और जो वीडियो है वो 5 मिनट्स की होनी चाहिए, इससे कम टाइम की वीडियो नहीं होनी चाहिए। ओके, एक स्टूडेंट ने और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैम अगर हम वीडियो नहीं बना पाए तो हम क्या करें। इसका कोई सल्यूशन नहीं है, इसका सिर्फ एक ही सल्यूशन है कि आपको वीडियो बनाना ज़रूरी है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो वीडियो गाइड को ज़रूर दिखाएं। अगर गाइड डिमांड करता है तो आप दिखा भी सकते हैं, अदरवाइज गाइड जो है वो आपको प्रैक्टिकली वहीं पर ही ऑब्जर्व करेगा। गाइड का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है कि गाइड की क्वालिफिकेशन क्या थी। जो अनेक्शर्स हैं, नए अनेक्शर्स जो हैं, वो जो नई गाइडलाइंस ऑलरेडी निर्माण कैंपस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, वहाँ पर आपको अनेक्शर्स भी मिल जाएंगे। आपको किसी से भी प्रोजेक्ट बाय नहीं करना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन किसी से प्रोजेक्ट बाय कर लिया, बाद में उसी प्रोजेक्ट को पढ़ के उन्होंने वीडियोस अपनी ओरिजिनल बना दी, तो इस केस में भी क्या है, जो इग्नो एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी कॉपी केस को पकड़ लेते हैं। ठीक है, वो उस केस में भी आपको जो है आपके पास कॉपी केस होके आ जाएगा, और वहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपकी तो जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल हैं, पर आपका जो रिटन वर्क है वो इससे कॉपी केस है, मिलता है इससे बिल्कुल। जो लास्ट डेट है जनवरी और जुलाई 2025 की, जो हमने निर्माण कैंपस का हमारा यूट्यूब चैनल है ना, उस पर हमने पहले अपलोड की थी, उसी पर ही वो डेट्स लिखी गई हैं कि आप लोग उसको कब सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट कब है वो भी मैं एक बार यहाँ पे आपको अभी 1 सेकेंड में क्लैरिफाई कर देती हूँ, आप प्लीज़ वेट कीजिए। लेक्चर्स को जो जनवरी 2025 एडमिशन बैच है उनको लास्ट डेट है सबमिशन की 15 दिसंबर 2025, और जो जुलाई बैच है उनके लिए लास्ट डेट है सबमिशन की 15 मई 2026, जुलाई 2005 की।
वीडियोस बनानी बहुत ज़रूरी है। वीडियोस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्रोजेक्ट जो है उसको आपको DEC का डिप्लोमा करने के लिए 3 इयर्स दिए जाते हैं। 3 सालों में आप कभी भी डिप्लोमा जो अपना प्रोजेक्ट वर्क है वो सबमिट कर सकते हैं। और हर टाइम जो प्रोजेक्ट सबमिट करने की डेट है वो अलग आती है। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या होता है, जो जनवरी बैच होता है उसके लिए दिसंबर होती है, और जो जुलाई बैच होता है उसके लिए मई होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम जो है आपको दिया जाता है। जी, मैं पहले भी ये बता चुकी हूँ कि जो जुलाई 2024 बैच है वो भी अब इसी एनेक्शर्स को, इसी गाइडलाइंस को ही फॉलो करेंगे। कोई भी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, आप किसी भी स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क के लिए कंडक्ट कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को। एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो किया जाए प्रॉपर। ठीक है, और स्कूल जो है वो कम से कम 2 से 3 घंटे जो है वो लगता हो। हाँ जी, जो आंगनवाड़ी स्कूल में गाइड है, अगर उनकी क्वालिफिकेशन न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली मैच करती है तो आप उनके भी साइन वहाँ पर करवा सकते हैं। बिल्कुल जी, एक तरह की इंटर्नशिप ही हो गई है ये आपकी, है ना। पर इंटर्नशिप में क्या होता है कि हर टाइम जो आपका टीचर होता है वही आपको गाइड करता है। ठीक है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो फेज़ 2 और फेज़ 3 है उसमें आपको खुद बच्चों के साथ काम करना होता है। सैम्पल वीडियो भी हम एक बार ज़रूर अपलोड करेंगे अपनी, अभी जो नेक्स्ट कोई क्लासेस आएंगी ना उसमें मैं आपको एक सैम्पल वीडियो जो है वो दिखा दूंगी किसी ना किसी की, कि किस तरह के जो वीडियोस हैं वो आपको बनाने हैं। यस, एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि फोटोज़ को पेस्ट करना बहुत ज़रूरी है फेज़ 2 और फेज़ 3 में। और वो भी फ़ोटोज़, एक तो जो बच्चों ने बनाई हैं चीज़ें उनकी फ़ोटोज़ आप वहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 10-10 के बैच की फ़ोटोज़ को रखें। ठीक है, जैसे बच्चों ने मान लीजिए एलिफेंट में कलर किए हैं तो वो 10 बच्चों के एलिफेंट्स आप जो पिक्चर है उसको टेबल के ऊपर रखें और उसकी एक सिंगल पिक्चर ऊपर से आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ने जो काम किया है उसकी फ़ोटोज़ लगानी है। और दूसरा क्या है, जब आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तब आपने फ़ोटोज़ लगानी है। ये ज़रूरी नहीं है कि उनमें बच्चों की फेस नज़र आने हैं, पर ये ज़रूरी है कि आपका फेस नज़र आए। बच्चों की बैक भी हो सकती है और बच्चों का साइड पोज भी उसमें हो सकता है।
यस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रोजेक्ट फाइल ओरिजिनल बनाते हैं, ठीक है, पर एक गड़बड़ कर देते हैं कि उसको टाइप कर लेते हैं, ठीक है। उससे क्या है, तब भी आपको जो है वो फेल ही उस पर लिख के आएगा, ठीक है। आपने क्या करना है कि प्रोजेक्ट वर्क को अपने हाथ से ही टाइप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हाथ से ही आपको प्रोजेक्ट वर्क जो है टाइप करना है। सॉरी, टाइप कह रही हूँ, हाथ से ही आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क को लिखना है। जो टाइपिंग वाला प्रोजेक्ट वर्क होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। प्रोजेक्ट वर्क स्टूडेंट के ओरिजिनल होते हैं, पर फेल किस लिए लिखा आता है, सिर्फ इसी वजह से कि आपने जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है वो हैंड रिटन नहीं किया, उसकी बजाय आपने जो है वो लगा दिया, हैंड रिटन की जगह टाइपिंग यूज कर ली है। यस, जब आप वीडियोस को अपनी पेन ड्राइव में स्टोर करेंगे तब उस टाइम पे आपको क्या करना है कि हर वीडियो का जो नाम है वो इस तरह से होना चाहिए। जैसे आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें एक फोल्डर बनाइए फेज 2 का, एक फोल्डर बनाइए फेज 3 का। फेज 2 में आप वीडियोस के नाम रखिए एक्टिविटी 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। और फेज 3 में भी आप ऐसे ही नाम रख सकते हैं, एक्टिविटी 1 से लेके एक्टिविटी 15। उसके बाद एक और चीज़ है, पहले क्या होता था कि जो गाइड के मार्क्स होते थे वो होते थे 70%, ठीक है। जो गाइड आपको मार्क्स देता था उसमें से 70% में से गाइड के मार्क्स यूज होते थे और 30% इग्नो एक्सपर्ट के होते थे। पर अब क्या हो गया है कि इग्नो एक्सपर्ट्स के मार्क्स जो हैं वो 70% में से काउंट होंगे और 30% जो मार्क्स हैं वो गाइड के मार्क्स में से काउंट होंगे, ठीक है। और जो गाइड है वो क्या कर सकता है, गाइड जो है सॉरी जो इग्नो एक्सपर्ट है वो गाइड के मार्क्स को रिवाइज भी कर सकता है अगर उसको जरूरत लगे। जो हिंदी मीडियम की गाइडलाइंस है वो भी उसी में ही आपको मिलेंगी जो गाइडलाइंस यहाँ पर हैं। एक बार मैं गाइडलाइंस जो हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर शो कर दूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। जो नई गाइडलाइंस हैं उनको एक बार मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँगी स्क्रीन पे कि हिंदी में वो गाइडलाइंस क्या हैं और इंग्लिश में कैसे हैं। वीडियोस बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है कि मैम क्या हम पेन ड्राइव भी बाय कर सकते हैं किसी से ऑनलाइन? नहीं, आप कुछ भी बाय नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई पेन ड्राइव और ना ही कोई प्रोजेक्ट। सिर्फ जो आपके ओरिजिनल प्रोजेक्ट होंगे उन्हीं को ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स, ओनली ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स। एक बार मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हम फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 कितने दिनों का होता है और कितनी एक्टिविटीज़ हमें इसमें कंडक्ट करनी होती हैं और टोटल कितनी वीडियोस जो हैं वो हम बना सकते हैं। फेज़ 1 आपका टोटल 5 डेज़ का होता है, फेज़ 2 टोटल 20 डेज़ का होता है और फेज़ 3 भी आपका 5 डेज़ का होता है। फेज़ 1 में हमें क्या करना होता है, हमें गाइड को ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है, कि गाइड जो है वो कैसे काम कर रहा है,
और उसी को हमें नोट करना होता है। अगर आप ध्यान से गाइड को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको फेज़ 2 और फेज़ 3 में आपकी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। फेज़ 2 जो आपका है, फेज़ 2 में आपको 20 डेज़ के लिए काम करना है और 30 एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना है। जो पहले 10 दिन है उस दिन आप डेली एक एक एक्टिविटी को कंडक्ट करेंगे और जो पीछे के बाकी के 10 दिन बचते हैं उसमें आप डेली जो है एक दिन में 2 एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करेंगे। फेज़ 3 में 5 दिनों का है आपका, उसमें आपको पूरे दिन का होल्ड बच्चों का लेना होता है और एक दिन में टोटल 4 एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, तो टोटल 20 एक्टिविटीज़। जो आपको वीडियोस हैं वो फेज़ 2 की एक्टिविटीज़ की बनानी है और फेज़ 3 की एक्टिविटीज़ की वीडियोस आपको बनानी है। फेज़ 2 में आपकी टोटल हो जाएंगी 30 वीडियोस और फेज़ 3 जो है उसमें आपकी हो जाएंगी 20 वीडियोस, यानी कि आपकी टोटल वीडियोस जो हो गई हैं वो हैं आपकी 50 वीडियोस, 50 वीडियोस। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि क्या ये गाइडलाइंस चंडीगढ़ रीजनल सेंटर के लिए हैं? सिर्फ नो, चंडीगढ़ रीजनल सेंटर नहीं, इग्नो के जितने भी स्टूडेंट्स हैं पूरे इंडिया में DECE के, डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के, वो सबके लिए ही ये गाइडलाइंस हैं और सेम गाइडलाइंस जो हैं वो सबके लिए हैं और किसी भी चीज़ में कोई चेंजेस नहीं है। फेज़ 2 में भी उतनी ही एक्टिविटीज़ होंगी जितनी पहले होती थी, बस सिर्फ फेज़ 3 जो है उसमें अब आप 15 एक्टिविटीज़ नहीं 20 एक्टिविटीज़ ही आपको करनी पड़ेंगी। जी, जब आप अपना DEC का काम किसी भी स्कूल में शुरू करेंगे तो आपको पहले प्रिंसिपल से बात करनी होगी स्कूल के, ठीक है, और फिर गाइड से। क्या गाइड जो है वो एग्री करता है एक प्रोजेक्ट वर्क आपके साथ कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, और फिर आपने बच्चों के पेरेंट्स से भी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट वर्क को कंडक्ट करने से पहले, क्योंकि आपने वीडियोस बनानी है तो वीडियोस के लिए भी आपको परमिशन ज़रूर लेनी पड़ेगी, पेरेंट्स से भी और प्रिंसिपल से भी। वीडियोस जो हैं वो आप ऐसे पेमेंट करके मत लीजिएगा, क्योंकि आपके जो प्रोजेक्ट वर्क हैं, अगर बाय चांस मान लीजिए आप बिना बिना वीडियो के आप प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करते हैं, वो आपका ओरिजिनल प्रोजेक्ट वर्क होता है, ठीक है, हो सकता है कि आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स ही उसमें से मिले, पासिंग मार्क्स ही आपको उसमें से मिले, ठीक है, तो उससे आपका जो टोटल रिजल्ट होगा वो खराब हो जाएगा। जैसे कि आपको 70 में से 25 मार्क्स चाहिए हैं और 30 में से आपको 11 मार्क्स चाहिए और दोनों में से अलग अलग मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। मान लीजिए अगर आप गाइड के मार्क्स से पास हो गए हैं, आपके 11 आ गए 30 में से, और जो एक्सपर्ट है उसमें से आप फेल हो गए हैं, तो आप फेल ही माने जाएंगे। दोनों में से आपको अलग अलग पास होना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी बहुत ज़रूरी है, यस, प्रोजेक्ट जब आपने खुद बनाया है तो वीडियोस भी आपको खुद ही बनानी थी। जब आपने बच्चों के साथ काम किया है तभी आप साथ में वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते थे, है ना, और वीडियोस की रिकॉर्डिंग तो काफ़ी देर से चल रही है। अगर आपने इस बैच में एडमिशन लिया है तो वीडियोस की रिकॉर्डिंग काफ़ी देर से चल रही है ना, तो आप वैसे ही वीडियोस को आपको बनाना चाहिए था।
हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें हम एक बार फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 का डीप थोड़ा सा देख लेंगे कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। इससे क्या है, जो नए बच्चे होंगे उनके लिए भी थोड़ा अपडेट हो जाएगा कि उनको अब क्या करना है। बिल्कुल, अगर आप कॉपी करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट वर्क रिजेक्ट ही होगा। वीडियो नहीं बनाई होगी तब भी आपका प्रोजेक्ट वर्क जो है वो रिजेक्ट होगा। वीडियो इसीलिए आपसे मांगी जाती है ताकि ये देखा जाए कि आपने जो काम है क्या वो आपने ओरिजिनल किया है। यस, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि 50 वीडियोस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 50 वीडियोस नहीं बनाएंगे, 30 वीडियोस बनाएंगे तो आपको 30 के ही मार्क्स मिलेंगे। वीडियोस बनाना क्यों ज़रूरी है? वीडियोस बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके जैसे कि जो गाइड है, ठीक है, आपकी फेज़ 2 की फर्स्ट एक्टिविटी है, ठीक है, उसमें से फर्स्ट एक्टिविटी में से आपके 30 में से मार्क्स लगते हैं। एक तो आपका हो गया प्लान, उसके बाद आपकी होगी एक्टिविटी कैसे कंडक्ट की, तीसरा जो है वो आपका हो गया रिपोर्ट। ठीक है, अब जो एक्सपर्ट है उसके पास प्लान आपने लिखा हुआ है वो उसके मार्क्स लगा देगा, ठीक है, और जो अपनी रिपोर्ट लिखी हुई है वो उसके मार्क्स भी लगा देगा। पर जो आपने एक्टिविटी बच्चों के साथ कंडक्ट की है, एक्सपर्ट को क्या पता आपने कैसे एक्टिविटी कंडक्ट की है। अगर आप अपनी वीडियो बना के उसको भेजेंगे तो वो उस वीडियो को देख के ही आपके मार्क्स लगाएगा ना। इसीलिए अगर आप वीडियोस नहीं भेजेंगे तो आपके हर एक्टिविटी के वो जो 10 मार्क्स हैं वो सीधा 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि जब आपकी एक एक्टिविटी के 30 में से मार्क्स लग रहे हैं तो आपके वो मार्क्स क्या हो जाएंगे, 10 तो सीधा उड़ गए, 30 में से 20 रह गए। अब वो 20 में से आपके कितने मार्क्स लगते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। तो ऑब्वियस है कि ये आपके जो स्कोर है, ओवरऑल जो DECE का स्कोर होता है उस पर भी इम्पैक्ट डाला जाता है। डेट्स कैसे डालें? जिस दिन आप काम कर रहे हैं उस दिन की डेट डालो। बोर्ड, जब आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो बोर्ड के ऊपर भी आप डेट लिख सकते हैं। उससे अपने आप जो टीचर है, एक्सटर्नल है, उसको क्लियर हो जाएगा कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो उसी पे ही है, सेम डेट पे आपने बनाया है और वो प्रोजेक्ट ओरिजिनल ही है आपका। ये सबसे बड़ा मिथ है। कई स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है कि हमें DECE की 4 की बुक नहीं मिली है तो हम कैसे उसको देखें कि कैसे हमने कौन सी एक्टिविटीज़ बनानी है और किस तरह से हमने अपनी सारी प्लानिंग करनी है। तो आपने क्या है, अगर आपके पास DECE 4 की बुक नहीं आई है तो हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। वो मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप ये गूगल में जाके ई ज्ञान कोश को ओपन कर लेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, इग्नो सेल्फ लर्निंग मटेरियल, आप यहाँ पर जाइए। उसके बाद इसमें है हमारा जो डिप्लोमा है वो स्कूल ऑफ कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन के अंडर आता है। फिर आप लेवल्स में आइए। लेवल्स के बाद जो हमारा डिप्लोमा है, बैचलर डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर और अदर प्रोग्राम्स, हमारा डिप्लोमा है तो हम यहाँ से ओपन करेंगे और करंट में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये तमिल में है। यहाँ पर इंग्लिश के मैनुअल्स होंगे और यहाँ पर हिंदी के होंगे। तो हम इंग्लिश के बच्चे जो हैं वो इंग्लिश का क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। फिर DECE इन इंग्लिश, उसके बाद आपका आता है DECE 4 प्रोजेक्ट वर्क।
फिर उसके बाद आपका आता है प्रोजेक्ट मैनुअल। प्रोजेक्ट मैनुअल ये हम क्लिक करेंगे तो इसमें आपका सारा सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 सारा आ जाएगा। और उसके बाद सबसे एंड में है प्रोजेक्ट मैनुअल। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट मैनुअल की जो PDF है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इसमें है जब आप ये व्यू और ओपन पे क्लिक करेंगे ये हमारे जो प्रोजेक्ट वर्क हैं, ये प्रोजेक्ट वर्क डाउनलोड हो रहा है। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क जो है डाउनलोड हो गया। आप यहाँ से जाके सारा ये देख सकते हैं। अभी मैं हिंदी का भी एक बार आप सबको बता देती हूँ कि हिंदी का आप कैसे कर सकते हैं। हिंदी में थोड़ा सा अलग से है। ये जैसे अभी डिप्लोमा इन जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन हिंदी वाला है उसको आप ओपन करेंगे। क्लिक किया हमने, ठीक है। उसके बाद हमारे ये DECE 1, DECE 2, 3, 4 आगे 4 पे हम क्लिक करेंगे। परियोजना कार्य। उसके बाद आपके पास ये सारा परियोजना कार्य आ गया है। डाउनलोड हो रहा है। मैं आपको भी दिखाती हूँ कैसे करना है। ये आपका हिंदी का जो मैनुअल है वो यहाँ पर डाउनलोड हो गया है, ठीक है। ये हिंदी का मैनुअल ऐसे ही ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अभी मैं आपको जो गाइडलाइंस हैं वो हमने कैसे डाउनलोड करनी है मैं उसके लिए भी आपको एक बार बता देती हूँ। आप यहाँ पर निर्माण कैंपस सुनाम, आप इसको गूगल में जाके एक बार सर्च करेंगे तो आपके पास ये साइट आ जाएगी। यहाँ पर जब आप निर्माण कैंपस की वेबसाइट को ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर निर्माण कैंपस की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद जो गाइडलाइंस अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पर निर्माण कैंपस की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। ये हैं आपकी DECE 4 की एडिशनल गाइडलाइंस, ठीक है जी। ये हैं आपकी एडिशनल गाइडलाइंस जो कि 25 अगस्त 2025 को आई थी। ये हैं आपकी एडिशनल गाइडलाइंस। जो YouTube चैनल पर नहीं जा सकते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर सबसे पहले ही लिखा हुआ है इन्होंने कि इंग्लिश की 1 से 8 पेज तक है और हिंदी में ये 9 से 18 पेज तक है। ये हमारी इंग्लिश की है। ये हमारी हिंदी की गाइडलाइंस आ गई हैं। अब जिन्होंने इंग्लिश के एनेक्चर्स लेने हैं वो इंग्लिश की गाइडलाइंस में से ले सकते हैं। ये है आपका रिवाइज्ड एनेक्चर 1A, रिवाइज्ड एनेक्चर 1B
और अनेक्शर 7। अब जो हिंदी के हैं स्टूडेंट्स, वो हिंदी वाले इसमें से ले सकते हैं 1 ख और 7। ठीक है, यहाँ से आप अपने अनेक्शर्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। हिंदी के स्टूडेंट्स हिंदी के अनेक्शर्स ले सकते हैं और इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश के अनेक्शर्स ले सकते हैं। जी, अगर अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि अगर आप लोग जो गाइडलाइंस हैं, सॉरी, जो 2 एक्टिविटीज़ फेज़ 2 में आप एक दिन में करवाते हैं वो आपको एक साथ लिखनी है या अलग अलग से लिखनी है? यस, ये एक्टिविटीज़ आपको अलग अलग लिखनी है। जैसे आपने पहले 10 दिन तो एक एक एक्टिविटी करवानी है ना, फिर 11th डे में आके आपको 2 एक्टिविटीज़ करवानी है, तो आपकी एक्टिविटी 11 और 12 हो गई। तो एक्टिविटी 11 जो है उसका लक्ष्य भी अलग होगा, गोल अलग होगा, उसका प्लान भी अलग होगा, उसमें जो आप सामग्री यूज़ कर रहे हैं वो भी अलग होगी और रिपोर्ट भी अलग होगी। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आपको क्या लिखना है उसमें कि जो एक्टिविटी 12 है उसका भी गोल अलग होगा, उसकी भी प्लानिंग और कंडक्शन अलग होगी और उसकी भी रिपोर्ट अलग होगी। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने एक ही थीम ले लिया, फॉर एग्जांपल उन्होंने जंगल का कोई थीम ले लिया, तो वो क्या करते हैं कि 11 और 12 का लक्ष्य जो है वो एक ही रखते हैं। ठीक है, मतलब एक ही पेज के ऊपर एक ही हेडिंग के अंदर लक्ष्य लिख देते हैं। उसमें गतिविधि 1, गतिविधि 2 की योजना, फिर गतिविधि 1 की रिपोर्ट और गतिविधि 2 की रिपोर्ट। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, लक्ष्य भी आपको अलग अलग लिखने हैं, प्लान भी आपको अलग अलग लिखने हैं, जो आपने एक्टिविटी को आयोजन किया था उसका वो भी अलग अलग लिखना है, और जो आपने एक्टिविटी को कंडक्ट किया था उसकी रिपोर्ट को भी आपको अलग लिखना है। जी, जो डे वाइज आपको बनाना है प्रोजेक्ट वर्क, वो आप डे वाइज ही लिखिए। जैसे आपको ऊपर डेट लिखनी है, ठीक है, तो आप वैसे ही लिखिए। आगे पीछे लिखने में हमें पहली बात तो ये है कि हमें अपना काम इकट्ठा ही नहीं करना है। जिस दिन हमने जो एक्टिविटी कंडक्ट कर ली, आपको फ्रेशली वो सारा याद होगा अपने माइंड में। ठीक है, तो आप जाकर घर पर उसकी रिपोर्ट लिखिए और नेक्स्ट डे अपने गाइड से चेक करवा के उससे साइन करवाइए, है ना। तो हमें उसको होल्ड पे रखना ही नहीं है। प्रोजेक्ट वर्क में ओके, आप फेल हो गए हैं और आपको प्रोजेक्ट वर्क सेंड करना है, जैसे आपने पहले ही सेंड किया था इग्नो में। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट वर्क चेक होके तो आया ही है ना, तो आपने जैसे पहले सेंड किया था वैसे ही आप सेंड कर दीजिए। पर इस बार ये ध्यान रखिएगा कि आपको हर चीज़ को इन डिटेल लिखना है। ये नहीं कि आप अपनी प्लानिंग लिख रहे हैं, योजना लिख रहे हैं, विषय वस्तु लिख रहे हैं तो उसको 4 लाइनों में लिख के छोड़ दिया। ठीक है, और रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसको भी 2-3 लाइनों में लिख के छोड़ दिया, फिर आपका प्रोजेक्ट वर्क दोबारा से फेल ही होगा। अब जो प्लानिंग है, देखिए हम कोई भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, मान लीजिए हम कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं, मैं वहां पर ये करूंगा या मैं वहां पर ये करूंगी, हम ऐसे ही कहते हैं ना, मतलब हम फ्यूचर में सोच रहे हैं, हम भविष्य में सोच रहे हैं। इसी तरह से जो प्लानिंग होती है हमारी, वो भी भविष्य में ही लिखी जाएगी। कई बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे मैम आप उसमें लिखते हो कि मैंने बच्चों के साथ ऐसा किया, मैंने बच्चों की प्लानिंग के टाइम पे आपको कैसे पता है कि आपने बच्चों के साथ क्या किया है। ठीक है, या फिर कई बच्चे क्या लिखते हैं जी प्लानिंग में कि मैं ये करूँगा, बच्चे कह रहे हैं कि मैम मैं ऐसे करूँगा, मैम मैं वैसे करूँगा। आपको क्या कंफर्म है कि बच्चे ऐसे बोलेंगे, बच्चे ऐसे क्वेश्चंस राइज करेंगे? प्लानिंग में सिर्फ आपने वो लिखना है कि आप बच्चों के साथ एक्टिविटी को कैसे कंडक्ट करेंगे, बच्चों के साथ क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है वो कितने टाइम का आप रखेंगे,
स्टोरी का सेशन जो है वो कितने टाइम का आप रखेंगे। फिर रिपोर्ट में आप ये भी लिख सकते हैं कि मैंने जो स्टोरी का सेशन था वो 20 मिनट्स का रखा था, पर उसको ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि बच्चों ने बीच में ही क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए। कोई भी रीजंस हैं उसके आप बीच में रिपोर्ट के लिख सकते हैं। और जो रिपोर्ट है वो हमेशा पास्ट टेंस में जाएगी। जैसे अब फॉर एग्जांपल अभी घूमने की हम बात करते हैं, आप कहीं घूमने गए हैं, ठीक है, तो आप घर पर आके किसी को अगर बताएंगे कि आप वहां पर क्या करके आए, रिपोर्ट कर रहे हो जी, हम वहां पर ये करके आए, हम वहां पर ये करके आए, तो आप पास्ट पीछे की बात बता रहे हो ना। तो रिपोर्ट जो है वो हमारी पास्ट में आएगी और जो प्लानिंग है वो हमारी फ्यूचर में आएगी। ठीक है। अब जो एक्टिविटी कंडक्शन है, एक्टिविटी हमने कंडक्ट की है, वो हमारी प्रेजेंट टेंस में आएगी कि हमने बच्चों के साथ ऐसे एक्टिविटी को कंडक्ट किया। प्रोजेक्ट की साइनॉप्सिस कोई भी नहीं है। प्रोजेक्ट वर्क जो है वो सिर्फ आपका एक ही होता है, फेज 1, 2 एंड 3। इसकी कोई भी साइनॉप्सिस सबमिशन नहीं होती है। अगर आप वीडियो नहीं बना पाए हैं तो आप अपना प्रोजेक्ट तभी सबमिट करें जब आप वीडियो को बना पाए हों। प्रोजेक्ट फाइल जो है चाहे आपकी 140 पेजेस की है, चाहे आपकी 150 पेजेस की है, जो आपका एक्सपर्ट है उसने ये नहीं देखना कि आपने प्रोजेक्ट फाइल 150 की बनाई है या 200 पेजेस की बनाई है। उसने सिर्फ ये देखना है कि आपने जो काम किया है वो किस तरह का किया है। ठीक है। उन्होंने ये नहीं देखना कि आपने कितने पेजेस की जो प्रोजेक्ट फाइल है वो जमा करवाई है। अगर आप अनएबल हैं प्रोजेक्ट वीडियोस बनाने के लिए तो आप कोई ऐसा सेंटर चूज कीजिए जहां पर आपको परमिशन मिल सके वीडियोस बनाने के लिए। जो मार्क्स का पैटर्न है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कैसे होगा। ठीक है। फिर भी हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अपने मैनुअल में से एक बार डिस्कस कर लेंगे कि आपका जो ये है प्रोजेक्ट वर्क है उसके मार्क्स क्या होंगे। एक तो फेज 1, 2 और 3 को हम थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, ठीक है, नए स्टूडेंट्स के लिए। और प्रोजेक्ट की डिवीजन कैसे होगी वो भी हम थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। बिल्कुल, जो असाइनमेंट है वो आपके स्टडी सेंटर या आपका रीजनल सेंटर है वहाँ पर सबमिट होती है। ठीक है। अब जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है वो डायरेक्टली इग्नो के सेंटर में सबमिट होता है। दोनों चीज़ें हैंड रिटन होनी चाहिए। आपकी असाइनमेंट भी हैंड रिटन होनी चाहिए और आपका प्रोजेक्ट वर्क जो है वो भी हैंड रिटन होना चाहिए। टाइपिंग वाली दोनों ही चीज़ें जो हैं वो नहीं चलेंगी। नहीं, आपको प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस अप्रूवल के लिए कोई भी सबमिट नहीं करना है प्रोजेक्ट वर्क को बनाने से पहले। बस आपने जो भी कोई स्कूल सेलेक्ट करना है आप वो उसके लिए जो सबमिशन जो अपना स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर है, अगर आपको वहाँ से कोई परमिशन मिलती है तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी कलर का पेन यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग्स को लिखने के लिए आप कलरफुल पेन भी यूज़ कर सकते हैं और जो बीच का मैटर है उसको लिखने के लिए आप
जनरली हम ब्लू पेन यूज़ करते हैं, तो आप भी ब्लू यूज़ करिए, पर आप रेड पेन बस मत यूज़ करिए, और कोई भी पेन आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि आपको ब्लू पेन ही यूज़ करना है। आपको कहीं भी अपने प्रोजेक्ट वर्क को खरीदने के लिए पेमेंट नहीं करनी है। जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है वो आपको ओरिजिनली बनाना है, ठीक है। तो ओरिजिनली बना के ही आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क जो है वो सबमिट करना है। जो अनेक्शर्स हैं वो मैंने आपको बता दिया है अपने इसी क्लास में कि आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपका गाइड है उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो इसी गाइडलाइंस में दी हुई है। हिंदी में अलग से बताई गई है और इंग्लिश में अलग से बताई गई है। पहले भी हम इसको एक बार अपलोड कर चुके हैं। हु कैन बी द गाइड, कौन हो सकता है गाइड? गाइड जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मास्टर्स डिग्री इन होम साइंस और बैचलर्स डिग्री इन होम साइंस, या फिर उनका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए उनका नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में, या फिर उनका डिप्लोमा होना चाहिए प्री स्कूल एजुकेशन में, या फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में उनका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन में उनका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, या फिर एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर जूनियर बेसिक ट्रेनिंग या फिर बेसिक टीचर कोर्स जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि बीएड डिग्री होनी चाहिए और साथ में उन्होंने 1 या 2 सेमिनार्स या वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग्स अटेंड किए हों प्री स्कूल एजुकेशन में। आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं उनको भी आप ले सकते हैं जिन्होंने की ट्रेनिंग ली हो प्ले और एक्टिविटी बेस्ड प्री स्कूल एजुकेशन में। और दूसरी हमने क्वालिफिकेशन क्या देखनी है? उनका वर्क एक्सपीरियंस, या तो वो प्रेजेंटली वर्किंग हो या उनको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस हो प्री स्कूल में बच्चों के साथ काम करने का। इनफैक्ट जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस गाइड का होगा उतना ही लर्नर के लिए बेटर रहेगा उनकी सुपरविजन के अंडर काम करना। जो भी कोई आपने क्वालिफिकेशन की डिटेल्स अटैच करनी है वो सारी आपको न्यू गाइडलाइंस में जो आपका अनेक्शर 7 है उसमें दिखाई गई है। लैंग्वेज प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए आप हिंदी इंग्लिश में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आप इंग्लिश का नहीं बना सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क। आप इंग्लिश का भी बना सकते हैं, हिंदी का भी बना सकते हैं। बिल्कुल जी, जो आप लिखेंगे उसी की ही वीडियो होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक्टिविटी कोई और कंडक्ट कर रहे हैं और लिख किसी और चीज़ के बारे में रही हैं। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट ईयर का सेम प्रोजेक्ट वर्क आप नहीं बना सकते हैं। अगर आपको कॉपी केस मिला है फिर तो आप बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। अगर फेल मिला है, अगर आपका प्रोजेक्ट वर्क आपको पता है कि ओरिजिनल है, आपकी राइटिंग में लिखने में प्रॉब्लम थी और आपकी वीडियोस भी तैयार हैं, तो आप उसको दोबारा से राइट अप करके जो है वो भेज सकते हैं। वीडियोस बनाना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और टोटल 50 वीडियोस जो हैं वो आपकी बनेंगी।
बिल्कुल, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि तीनों चरणों को एक ही फाइल में लगाना है। बिल्कुल, आप पेपर लेके भी अपना प्रोजेक्ट वर्क लिख सकते हैं या कोई नोटबुक भी लगा सकते हैं उसमें भी, पर आपको ये कॉन्टिन्यूशन में लिखना है। ऐसे नहीं कि पहले फेज़ 3 आ रहा है, फिर फेज़ 2 आ रहा है और फिर फेज़ 1 आ रहा है। पहले फेज़ 1 कंप्लीट, फिर फेज़ 2 कंप्लीट, फिर फेज़ 3 कंप्लीट। और फेज़ 2 और 3 ऐसे नहीं कि पहले आपने पूरी 30 की 30 एक्टिविटीज़ की जो है वो प्लानिंग उसमें लिखनी है, फिर उसके बाद आप 30 एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट लिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पहले प्लान, फिर रिपोर्ट, पहली एक्टिविटी का, फिर दूसरी एक्टिविटी का प्लान और रिपोर्ट। ऐसे ही आपको सारी एक्टिविटीज़ का लिखना है। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। असाइनमेंट है, उसमें आपको क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, आपको उनके आंसर्स लिखने होते हैं। प्रोजेक्ट वर्क क्या है? ये एक प्रैक्टिकल वर्क है जिसको आप बच्चों के साथ कंडक्ट करेंगे। जैसे हमने अभी बात करी थी, इसका टाइटल क्या है? वर्किंग विद यंग चिल्ड्रन इन अ चाइल्ड केयर सेटिंग। मतलब जहाँ पर जिस सेटअप के ऊपर बच्चों का ध्यान रखा जाता है। कौन से बच्चे? मेनली जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं, 3 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं, 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, उनके साथ जब आप काम करते हैं, उस काम को जब आप अपनी कॉपी में लिखते हैं तब उसको हम प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं। मतलब ये एक प्रोजेक्ट है आपके लिए बच्चों के साथ काम करना। ठीक है, ये डिप्लोमा भी अर्ली चाइल्डहुड और केयर का है कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों को हमने किस तरह की केयर प्रोवाइड करनी है और किस तरह की एजुकेशन जो है वो देनी है। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको कहा ना, किसी स्टूडेंट का कमेंट है कि ऑनलाइन जो है वो लोग प्रोजेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, पर जो प्रोजेक्ट वर्क है वो कॉपी किया हुआ ही होता है। ठीक है ना, जैसे आपने मान लीजिए ऑनलाइन किसी को पे कर दिया और उससे पे करके प्रोजेक्ट बाय कर लिया, ठीक है, उससे आपको क्या नुकसान होगा कि वो आपको, उन्होंने हज़ारों लोगों को प्रोजेक्ट बेचना होता है। ठीक है, तो वो आपके लिए अलग, अब 1000 स्टूडेंट्स के लिए वो अलग प्रोजेक्ट थोड़ी बनाएंगे। ठीक है, वो आपको वही प्रोजेक्ट देंगे जो उन्होंने बाकी के 9999 को दिया है, 999 स्टूडेंट्स को जो उन्होंने दिया है, उन्हीं स्टूडेंट्स को ये सेम प्रोजेक्ट देंगे। तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो कॉपी केस ही आएगा। पहले आप उसके ऊपर 1000 रुपीज़ खर्च करेंगे अपना प्रोजेक्ट वर्क बाय करने के लिए, उसके बाद वही प्रोजेक्ट वर्क जो आपको है वो कॉपी ही मिलेगा। ओरिजिनल प्रोजेक्ट वर्क आपको कोई भी बनाकर नहीं देगा। और कोई क्वेश्चन अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में हो तो प्लीज़ आप एक बार डिस्कस करना, आपको उनका भी रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा और ओरिजिनल रिप्लाईज मिलेंगे आपको आपके हर क्वेश्चन के। अब मैं प्रोजेक्ट वर्क का थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपको कैसे करना है और क्या क्या गलतियाँ जो हैं वो आम तौर पर स्टूडेंट्स करते हैं। जैसे फेज़ 1 में क्या है, फेज़ 1 में क्या है कि आपको जब आप अवलोकन लिखते हैं, अवलोकन का मतलब ये है, जैसे आप ये बता रहे हैं कि टीचर ने एक प्यासे कौवे की कहानी सुनाई है, ठीक है, तो आप उसमें क्या लिखते हैं? टीचर ने प्यासे कौवे की कहानी सुनाई और टीचर ने इतना टाइम लिया, इसमें बच्चे खुश हुए, बस इतना आप उसमें लिखते हैं।
आप ये बताइए उसमें अवलोकन में टीचर ने क्या यूज़ किया बच्चों को वो कहानी सुनाने के लिए। स्मार्ट बोर्ड यूज़ किया, उसमें वीडियो चलाई गई, ठीक है, या फिर उन्होंने कोई फ्लैश कार्ड्स यूज़ किए। फिर आप उसमें लिखिए बच्चों का क्या रिस्पॉन्स था, फिर टीचर ने उनको किस तरह से रिप्लाई किए, किस एक्सप्रेशन के साथ रिप्लाई किया। उसके बाद विश्लेषण में आप ये देखिए कि अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि जो बच्चों की एज के अकॉर्डिंगली नहीं है ना, कोई भी चीज़ है अगर वो बच्चों की एज के अकॉर्डिंगली नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि बच्चे इससे कुछ सीख ही नहीं रहे हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि हमें इसमें प्रोजेक्ट वर्क को डिटेल में कैसे बनाना है। उसके लिए कल हम अपनी क्लास में सब कुछ बताएंगे। जिनके प्रोजेक्ट वर्क रिजेक्ट हो गए हैं किसी ना किसी कारण से, उनके भी सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अपनी आज की क्लास में अगर आप क्वेश्चंस कोई पूछते हैं तो उसके आंसर्स आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। जो प्रोजेक्ट वर्क की गाइडलाइंस होती हैं, जब भी आप अपना प्रोजेक्ट वर्क शुरू करने लगते हैं उससे पहले आप लोग एक बार इग्नो की वेबसाइट ज़रूर चेक कर लें कि कोई न्यू गाइडलाइंस जो हैं उसका अप्रूवल तो कोई नहीं हुआ है प्रोजेक्ट वर्क को बनाने के लिए, ठीक है। अब जो रीचेकिंग होती है प्रोजेक्ट वर्क की, वो आपको दोबारा करवानी पड़ेगी। जो भी कोई रूल्स एंड गाइडलाइंस होती हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो एक्टिविटीज़ आपको स्कूल में करवानी है वो एक्टिविटीज़, जैसे आप अपना DECE 1 का जब मैनुअल है, जो कोर्स वर्क है आपका डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड का फर्स्ट कोर्स वर्क है, उसमें आपको अलग अलग डेवलपमेंट्स में ये बताया गया है कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम फिज़िकल एक्टिविटी हो गई, हमारी मोटर डेवलपमेंट हो गई है ना, कोई भी डेवलपमेंट है, फिज़िकल, सोशल, इमोशनल, हर तरह की डेवलपमेंट में वहाँ पर आपको आइडियाज़ दिए गए हैं कि आप किस तरह की एक्टिविटीज़ को करवा सकते हैं। अब दूसरा क्या है, जो आपका DECE 4 का मैनुअल है, प्रोजेक्ट वर्क का मैनुअल है, उसमें आपके जो फेज़ 2 है उसमें आपको ये बताया गया है, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है कि फेज़ 2 में आपको जो 30 एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी है उसके आप हेडिंग्स क्या क्या रख सकते हैं, ठीक है। हेडिंग्स आप सेम भी रख सकते हैं, पर जो एक्टिविटी है, जैसे कि मान लीजिए आपको बताया गया है कि 2 सत्र आप कहानी के करवाइए, ठीक है, तो कहानी आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको। तो जब आप अपनी आजकल तो यूट्यूब पे आपको इतनी अच्छी स्टोरीज मिलती हैं, है ना, जो कि नई भी होती हैं, वहाँ से भी स्टोरीज देख सकते हैं और आपको आइडियाज़ भी मिलते हैं कि आप बच्चों के साथ हम कैसे वो स्टोरीज को कंडक्ट कर सकते हैं और उसमें आप अपने आइडियाज़ को मिक्स कर सकते हैं, है ना। आजकल इतना जैसे जर्मिनेशन का कंसेप्ट है वो आप बच्चों को करवा सकते हैं, है ना। प्रैक्टिकली वो एक्टिविटी आप बच्चों, क्योंकि वो जो एक्टिविटी है जर्मिनेशन वाली, वो आप ऐसे नहीं कि वो आपकी एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी। जैसे फर्स्ट डे आप बच्चों को बताएंगे कि आज हम जो हमारे सीड्स हैं उसको भिगोएंगे, फिर नेक्स्ट डे उनको जर्मिनेट करने के लिए रखेंगे, फिर हम उनको प्लांट पॉट में लगाएंगे ग्रो करने के लिए। जो प्रोजेक्ट वर्क है उसमें ये भी कोई रूल नहीं है कि आपको सिर्फ 1 साइडेड लाइन पेज ही लेने हैं, आप 2 साइडेड लाइंस भी ले सकते हैं, जिसमें मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट वर्क जो है, ठीक है, वो आपका एक एक्टिविटी की जो राइटिंग है आपकी, वो आपकी 3 या 4 पेजेस पे होती है। तो एक पेज पे आप फोटो लगा सकते हैं और बाकी पेजेस पे आप राइटिंग कर सकते हैं। तो आप 2 लाइन बोथ साइड भी आप ले सकते हैं।
तीसरे चरण में जो आपको एक्टिविटीज़ करवानी है उसके लिए आपको क्यूरिकुलम पहले बनाना पड़ेगा पूरे हफ्ते का, कि आप आज कौन सी आपका आज क्या कंडक्ट करेंगे बच्चों के साथ। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आपने पहले दिन बोला हमने 4 एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवानी है। ठीक है, उसमें आप बच्चों के साथ एक एक्टिविटी जो है आउटडोर प्ले की कर सकते हो, एक एक्टिविटी आप बच्चों के साथ स्टोरी की कर सकते हो। ठीक है, तो एक एक्टिविटी आप बच्चों के साथ राइटिंग की कर सकते हो। ठीक है, और एक एक्टिविटी जो है जैसे आपने खेलने का भी कर लिया और बच्चों की बैठ के काम भी हो गया, राइटिंग स्किल्स भी हो गई, और आपने कहानी भी बच्चों को सुना दी है। एक एक्टिविटी आप थोड़ी क्रिएटिव कर सकते हो, इंडोर कोई गेम जैसे बच्चों को माला बनाने के लिए बोल दी, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी आप कंडक्ट कर सकती हैं। इसी तरह से जो 4 एक्टिविटीज़ हैं वो आपको कंडक्ट करनी है, और उसी में ही बच्चों का लंच टाइम वगैरह जो भी आएगा वो भी आप बच्चों को उसी में टाइम देंगे। 5 दिन के लिए 4-4 एक्टिविटीज़ हुई। ठीक है, वो आपको YouTube पर अपलोड नहीं करनी है, वो भी आपको वीडियोस बना के पेन ड्राइव में ही डालनी है। असाइनमेंट सबमिशन की डेट और प्रोजेक्ट वर्क सबमिशन की डेट दोनों डिफरेंट होती हैं। जनवरी वाले बैच हैं जो 2025 के, वो दिसंबर तक कर सकते हैं 2025 तक। जो जुलाई 2025 बैच है वो मई 2026 तक जो है सबमिशन कर सकते हैं। नहीं, आप सिर्फ अपना ही प्रोजेक्ट लिखिए, किसी और का प्रोजेक्ट आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियोस जो आपने अपनी खुद की बनाई हैं वो वीडियोस भी आपको किसी से शेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर अगर आप वीडियोस अपलोड करते हैं तो दूसरे स्टूडेंट्स भी जो हैं आपकी वीडियोस के लिंक वहाँ पर लिख सकते हैं। अगर किसी भी वीडियो में आपकी खुद की फ़ोटो नहीं शो हो रही है तो कोई भी बच्चा उस वीडियो को क्लेम कर सकता है कि ये वीडियो हमने बनाई है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो भी आपने कोई वीडियोस बनानी है उस वीडियो में अगर आपका फेस क्लियरली शो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपकी वो वीडियो जो है उसको मान्यता नहीं मानी जाएगी बिल्कुल भी। क्योंकि अगर बच्चे सिर्फ शो हो रहे हैं, आप वहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं, तो इससे ये बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि जो वीडियो है वो आपने ही बनाई है। ठीक है, अब जो वीडियो है जैसे मान लीजिए उसमें वीडियो में एक तो आपका फेस शो नहीं हो रहा है, सिर्फ आपकी आवाज़ है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आपकी वीडियो का यूज़ जो है वो कर सकता है, तो उसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे किसी भी वीडियो के लिए। जो असेसमेंट होती है ये सारी, मतलब जो चेकिंग होती है, ये सारी कंडीशंस को देख के ही चेकिंग की जाती है। अब आप लोगों के कोई और, पहले ये था कि 45 एक्टिविटीज़ थी या 50 एक्टिविटीज़ थी, दोनों में से आप कोई भी कर सकते थे। अब आपकी 45 एक्टिविटीज़ नहीं है, 50 एक्टिविटीज़ ही आपने करनी है। 45 पहले ऑप्शन दी जाती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, सभी स्टूडेंट्स ने 50 एक्टिविटीज़ जो है वही कंडक्ट करनी है। यही लास्ट है। मुझे लगता है कि आज की क्लास हम यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपना प्रोजेक्ट वर्क थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, जैसे कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और नए एनेक्चर, पुराने एनेक्चर, वीडियोस, ये सब कुछ जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।